Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने हमारी जो भिन्न प्रकार की फाइल्स होती हैं उनको हम आर में कैसे रीड करते हैं उसके बारे में बात करी थी। और हमने ख़ास तौर पे दो तरह की फाइल्स के बारे में बात करी थी। एक थी हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल .csv और दूसरी थी हमारी टेबुलर डेटा फाइल जो हमारी .txt फॉर्मेट में होती हैं। और हमने ये देखा था कि उनका फॉर्मेट कुछ भी हो, लेकिन हम उसको आर में जो आर के कमांड्स हैं उसकी सहायता से हम उसको रीड कर सकते हैं। अर्थात उसमें क्या होता है, फाइल का हमारा स्ट्रक्चर कुछ भी हो, लेकिन जब उसको रीड करते हैं तो जो आर का कमांड उसके स्ट्रक्चर को आर के फॉर्मेट में चेंज कर देता है। और जब ये फाइल्स हमारी आर के अंदर आ जाती हैं देन हम इसके ऊपर अपना डायरेक्ट मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि आपको कोई कॉलम को रीड करना है, कि किसी डेटा को निकालना है, उसके बारे में हम पहले हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हमको किसी फाइल से किसी वेरिएबल को निकालना है तो क्या करेंगे, फाइल का नाम डॉलर और वेरिएबल का नेम। तो जो हमने अब तक किया हुआ है, जो हमने बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े हैं, वो हमारे यहाँ भी काम करते रहेंगे। और आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ और तरीके की फाइल्स होती हैं उनको हम कैसे रीड करेंगे और उनके अंदर क्या होता है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आज हम ख़ास तौर पर जो हमारी स्प्रेडशीट की फाइल्स होती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से तैयार होती हैं, जिनका एक्सटेंशन .xls या .xlsx होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि उनको कैसे रीड करना है। और उसके बाद हम अपने फिक्स्ड विद फॉर्मेट के बारे में भी बात करेंगे और कुछ हम बातें और भी करेंगे। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर की फाइल्स कहाँ से मिलेंगी। आप इसको हमारे होम पेज पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे होम पेज का जो एड्रेस है वो है home.iitk.ac.in/SHALAB SP मतलब स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस QR कोड को भी अपने फ़ोन में अवेलेबल कोई भी फ्री के ऐप से आप स्कैन कर सकते हैं और वो आपको डायरेक्ट हमको इस हमारी वेबसाइट पर ले आएगा। और अगर इसमें भी दिक्कत हो तो आप इंटरनेट पे के सर्च इंजन में चले जाइए और हमारा नाम और हमारे संस्थान का नाम IIT कानपुर टाइप कर दीजिए, आपको मेरा होम पेज मिल जाएगा। और होम पेज के अंदर आप स्वयं प्रभा के लिंक में जब जाएंगे तो आपको इस कोर्स की सारी फाइलें मिल जाएंगी। राइट, ओके। सो आज हम बात करते हैं कि अगर मुझको एक्सेल फाइल का डेटा रीड करना है। एक्सेल फाइल का क्या मतलब होता है, स्प्रेडशीट अगर हम जनरल भाषा में कहें तो जो हमारा ख़ास तौर पे हम अगर बात करेंगे तो हम माइक्रोसॉफ्ट का जो एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये हमारा एक स्प्रेडशीट का है। इसके अंदर हमारा डेटा रोज़ और कॉलम में अरेंज होता है और उसके ऊपर हम भिन्न भिन्न तरीके के ऑपरेशन करते हैं। ओके, तो वहाँ का डेटा को अगर मुझे आर में रीड करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जैसे आपने देखा था, हमने अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर लिया था। हमने एक डायरेक्टरी के अंदर अपनी सारी फाइल्स को स्टोर कर दिया है और हम उसी फाइल्स में ही काम करेंगे और वहीं से हम जो भी आज के उदाहरण की फाइल्स हैं उनको भी वहीं से रीड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये कमांड आप एग्जीक्यूट कर लिए, सेट WD अर्थात सेट वर्किंग डायरेक्टरी। फिर आप पैरेंथेसिस में जो आपकी डायरेक्टरी का नाम हो, जहाँ भी आपको काम करना है आप उसका नाम दे दीजिए और उसका जो भी कंप्लीट एड्रेस है, कंप्लीट पता है और जो उसकी लोकेशन है आप उसको यहाँ पे दे दीजिए। और उसके बाद से हम अपना सारा कार्य इस लेक्चर का यहीं से ही एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो अब हमने अपनी डायरेक्टरी को सेट कर लिया।
अब जो एक्सेल का डेटा होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट का जो डेटा होता है, उसको रीड करने के लिए हमको एक अलग पैकेज की आवश्यकता पड़ती है। उस पैकेज का नाम है रीड एक्सएल, READ और उसके अंदर हमारा एक फंक्शन होता है read_excel एक्सेल, और पैरेंथेसिस में हम अपने फाइल का नाम और जो भिन्न तरीके के ऑप्शंस हैं उनको हम लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन हम जब यहाँ पे जब रीड करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये मैं बता दूँ कि जो भी आपकी एक्सेल फाइल होती हैं उसमें से हमारे पास आप देखोगे उसके अंदर एक ऑप्शन होता है शीट। तो आप देखोगे कि हम एक ही फाइल के अंदर हम एक से ज़्यादा शीट्स को खोल सकते हैं और हर एक शीट का नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह की फाइल्स को हम दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जो शीट का नाम होगा या शीट का जो इंडेक्स होगा, मतलब शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 इत्यादि, वहाँ से भी हम रीड कर सकते हैं। तो जब हम बाय डिफ़ॉल्ट देंगे तो वो हमारा जो भी एक्सेल फाइल का जो शीट नंबर 1 है या जो पहली शीट है वो खुल के आती है। अगर मुझे बाकी शीट को देखना है तो उसके बारे में हमारे पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं जो हमको अपने इस रीड एक्सेल कमांड के साथ में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए हम इसको समझने के पहले सबसे पहले हम अपना पैकेजेस कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस रीड एक्सेल पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपका कमांड होता है install.packages और पैरेंथेसिस में आप डबल कोट्स में लिख दीजिए रीड एक्सेल, और आप जब एंटर करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर कुछ समय के बाद में अपने आप से इंस्टॉल हो जाएगा। अब फिर आपको उसको R कंसोल में लाइब्रेरी और पैरेंथेसिस में रीड एक्सेल का नाम लिख करके आप एंटर करेंगे तो यह आपकी लाइब्रेरी में लोड हो जाएगा। अब हम एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करने में और उसके आगे जो भी हमारे कार्य होते हैं उनको करने के लिए तैयार हैं। अब जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात आप करते हैं तो उसमें से यूजुअली आपके पास दो तरह के पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन होते हैं। एक हम कहते हैं .xls और .xlsx। दोनों में अंतर ये है कि जब आरंभ में जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया था तो उसमें खाली एक ही एक्सटेंशन होता था .xls, और उसके बाद में जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नया वर्जन आया, मुझको एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है शायद 2007 में जो उसका एक्सटेंशन आया है वहाँ से उसके अंदर उन्होंने एक और एक्सटेंशन का प्रोविज़न किया और उसका उन्होंने नाम दिया .xlsx। तो अब ये दोनों ऑप्शंस हैं कि किसी के पास अगर पहले की फ़ाइल है तो वो .xls फॉर्मेट में होगी, और आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इस फाइल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोल करके आप उसको XLSX के फॉर्मेट में सेव कर लीजिए या आप उसको ऐसे ही इस्तेमाल करिए। तो रीड एक्सेल के अंदर दोनों के हमारे ऑप्शन होते हैं और उसमें से कोई समस्या नहीं, हमारा कमांड भी एक ही है read.xl, और पैरेंथेसिस में आप डबल कोट्स के अंदर आप अपनी डेटा फाइल का नाम लिखिए, लेकिन साथ में आपको ये भी लिखना बहुत ही आवश्यक है कि उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .xls है कि .xlsx है। राइट, कुछ समय पहले तक आपके पास इस दो तरीकों की फाइल को रीड करने के लिए अलग अलग पैकेज होते थे। राइट, लेकिन अब उन्होंने जो भी हमारा रिसेंट अपडेट हुआ है R का, उसके अंदर उन्होंने दोनों तरीके की फाइल को एक साथ रीड करने के लिए एक पैकेज तैयार कर दिया है और उसका उन्होंने नाम दे दिया रीड एक्सेल। पहले आपको मैं जस्ट खाली इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, पहले एक पैकेज होता था G डेटा करके, उसकी सहायता से हम इन फाइल्स को रीड करते थे, लेकिन अब हम इसको यहाँ पर सिंपली रीड एक्सेल पैकेज की सहायता से रीड करेंगे। अब देखिए, अब आपको ये बात आती है कि आपकी जो भी एक्सेल फाइल है, आपकी एक्सेल फाइल के अंदर आपको अगर पहली शीट को अगर एक्सेस करना है तो कोई समस्या नहीं है, आपको उसका नाम या नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके अगर एक्सेल फाइल में एक से ज़्यादा शीट्स हैं और आप अगर किसी पर्टिकुलर शीट को आप अगर रीड करना चाहते हैं, उसके डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने रीड एक्सेल कमांड के साथ में ऑप्शन में शीट नंबर या शीट का जो नाम जो भी आपको देना है उसके अकॉर्डिंग आपको एक कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको शीट का अगर नंबर देना अगर है और आप किसी पर्टिकुलर शीट को आप अगर उसके नंबर से कॉल करना चाहते हैं, आप उसके इंडेक्स से कॉल करना चाहते हैं, जैसे शीट नंबर 2, 3, 4 एसेट्रा, तो आपको यहाँ पे देना होगा शीट अंडरस्कोर नंबर, और इसके आगे आपको जो भी उसका नंबर है 2, 3, 4, 5 वो आपको लिख देना पड़ेगा।
और अगर आप इस फाइल को आप अगर पर्टिकुलर किसी शीट को उसके जो उसका नाम दिया हुआ है उसके द्वारा आप कॉल करना चाहते हैं तो आपको डबल कोट्स में आपको शीट अंडरस्कोर नेम SHEET_NAME करके आपको उसका शीट का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा और जो भी कुछ है आपको उसको फाइल का नेम डबल कोट पे देना पड़ेगा। राइट, ओके। तो अब हम देखिए जरा सा यहाँ पे हम आपको करके भी दिखाने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर कुछ हमारे पास एक अलग सी चीज़ होती है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और आपको उसका इंटरप्रिटेशन भी बताएंगे और उसका समाधान भी बताएंगे। राइट, ओके। उसके पहले तो हम आपको ये बता दें, अब हम देखिए मैंने यहाँ पे .txt फाइल को कैसे रीड करेंगे उसकी बात कर ली, .csv फाइल को रीड करेंगे उसकी बात कर ली। अब हम ऐसी .xls या .xlsx फाइल है उसको भी अगर हम रीड कर लेते हैं तो ये सारी फाइल्स में हमारा क्या होता है, हमारे पास रोज़ और कॉलम्स होते हैं। जो हमारा डेटा हमारा होता है ये हमारा रोज़ और कॉलम के फॉर्म में होता है और कॉलम्स का हमारा कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे हम कहते हैं C1, C2, C3 एट्सेट्रा। अब अगर आपको इन रोज़ या कॉलम्स में से किसी डेटा को बाहर निकालना है और उसके ऊपर आप अगर अपना ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उसको कैसे किया जाए। तो यूजुअली हम जब भी इस तरह की टेबुलर डेटा की बात करते हैं तो हमने पहले भी आपको बताया था कि जो कॉलम्स होते हैं वहाँ पर वेरिएबल्स के नाम होते हैं और रोज़ में हमारे इंडिविजुअल लोगों के डेटा होता है, चाहे कोई इंसान हो सकता है या कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो हम यूजुअली अपना जो भी मैनिपुलेशंस हैं हम कॉलम्स पे करना चाहते हैं, अर्थात कि अगर हमको दिया हुआ है यहाँ पे एज या दिया हुआ है हाइट तो हम क्या निकालना चाहेंगे, जैसे कि हमारी एवरेज एज क्या है, हमारी एवरेज हाइट क्या है। तो जो भी हमारा डेटा यहाँ पे कॉलम्स में होता है उसके ऊपर हम ऑपरेट करना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्प्रेडशीट से या कोई भी टेबुलर फाइल से, CSV फाइल से, TXT फाइल से, XLS फाइल से अगर आपको कोई भी कॉलम को अगर बाहर निकालना है, अर्थात उस कॉलम के अंदर डेटा है आप उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो उसका हमारा कमांड होता है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट नेम है, मतलब कि आपने जो भी आर के अंदर अपने डेटा को जिस नाम से सेव किया है वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट नेम और उसके साथ में आप लगा दिए डॉलर और उसके साथ में जो भी वेरिएबल नेम है कॉलम का आप उसको अगर कह देंगे तो ये डेटा उस नाम से यहाँ पर स्टोर हो जाता है। और आपको याद है कि जब हमने डेटा फ्रेम और लिस्ट की बात भी करी तो इस तरह के हमने ऑपरेशंस किए थे। तो वही जो हम पहले कर चुके हम उसको बार बार नहीं रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि आपको ये इन्फॉर्म करना बताना बहुत ही आवश्यक है और हम आज आपको कुछ करके भी दिखाएंगे। मैंने देखिए एक यहाँ पे फाइल मैंने तैयार कर दी है और उस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं। हमारी फाइल का नाम है spexcel.xlsx। जो SP दिया हुआ है इसका मतलब कि स्वयं प्रभा कोल्स के लिए मैंने एक एक्सेल फाइल तैयार करी और उसका .xlsx उसका एक्सटेंशन है और वहाँ पे सपोज हम शीट नंबर 1 को रीड करना चाहते हैं। राइट, तो चलिए हम आपको पहले हम इस फाइल को आपको खोल के दिखा देते हैं कि ये फाइल आपकी है क्या। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम अपनी देखिए इस C:* पे आ गए और C:* के अंदर R कोर्स की डायरेक्टरी पर हम आ गए। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो देखिए ये फाइल है जहाँ पर मैं आपको इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, हाईलाइट किया हुआ है। ये हमारी वही देखिए फाइल है spexcel.xlsx। हम इसके ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारी फाइल कुछ ऐसे बन के आ गई। मैंने पहली रो में लिखा हुआ है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। इसको मैं एज अ हेडर यूज़ करना चाहता हूँ। पिछले लेक्चर में आपने बात करी थी कि अगर किसी फाइल में हेडर होता है कि नहीं होता है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि आर अपने आप से जो भी पहली रो है उसको हेडर मान लेता है और अगर आपको हेडर आप उसको नहीं देना चाहते हैं तो आपको हेडर इक्वल टू ट्रू और हेडर इक्वल टू फॉल्स के जो कमांड्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें हेडर अगर दिया है तो आपको ये बताना पड़ेगा आर को कि इसमें हेडर है। तो मैंने यहाँ पे हेडर दे दिया है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 और उसके बाद पहली रो से छठी रो तक जो हमारा डेटा दिया हुआ है। तो इस डेटा में 5 वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं। राइट, ओके। तो अब इस डेटा को देखिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको हम साफ साफ दिखाने के लिए जरा इसका हम फ़ोन साइज़ बढ़ा देते हैं सो दैट कि आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाए कि ये हमारा डेटा कैसा है। राइट, ये देखिए ऐसा हमारा डेटा है। ये
पहली रो वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 और उसके बाद 1 से 5 पहले कॉलम में, उसके बाद 10 से 50 दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में 100 से 500 तक की वैल्यूज़ हैं। पहले हम आपको जो इसका आउटकम जैसा आएगा जब आप उसको आर कंसोल में रीड करने की कोशिश करेंगे, पहले हम उसको आपको दिखा देते हैं। आपको मैं समझा दूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं फिर जो भी आपका आउटकम आ रहा है उसी की बेसिस पर हम उसको एनालाइज करते जाएंगे, क्योंकि उसी समस्या को बार बार दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो समस्या भी नहीं है लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर है। देखिए, हम जब इस एक्सेल फाइल को रीड करते हैं तो हमारा कमांड क्या हो जाएगा, रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और पैरेंथेसिस में हमने दे दिया अपना फाइल का नाम डबल कोट्स में और मैंने कर दिया शीट नंबर 1। ओके, और इसका जो भी हमारा डेटा आया है उसको मैंने एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया। उसका नाम मैंने दे दिया डेटा SP एक्सेल, अर्थात स्वयं प्रभा कोर्स के लिए जो मैंने एक्सेल फाइल का तैयार करी है ये उसका डेटा है। अब आपको याद होगा कि आपने ये डेटा आपका कैसा आया था। देखिए, अब मैं आपको दिखा भी दूं, आपका देखिए डेटा ऐसा आया था ये। ओके, अब जब इसको आप अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, जब आर कंसोल पर जब आप देखेंगे तो देखिए आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब ज़रा सा आप एक सेकेंड के लिए ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। इसका कुछ आपको आउटकम एक अलग सा नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप अगर ध्यान दीजिए, देखिए ये जो डेटा है ये तो आपने जो डेटा दिया हुआ है वो वही डेटा है। उसके बाद में मैं आपको देखिए इसका रंग बदल देता हूँ कलम का अपने, सो दैट कि आपको साफ साफ दिखाई दे। उसके बाद देखिए ये एक रो आ गई जहाँ पर आप पहचान सकते हो कि ये जो आपने वेरिएबल दिए हैं वो उसने सिंगल कोट में रीड करने की कोशिश करी। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए एक ही कोट है, कोई यहाँ पे डबल कोट नहीं है, सिंगल कोट दिया हुआ है। और इसके अंदर इसने वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 जो आपने हेडर दिया था उसको रीड कर लिया है, राइट। अब उसके बाद में देखिए मैं आपको कुछ ये पार्ट ऑरेंज कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये और ये देखिए, राइट। ये कुछ पार्ट ऐसा है जो आपको अनजाना दिखाई पड़ता है, राइट। तो इसमें से क्या देखिए हो रहा है, जो मैंने ये वाला ऑरेंज वाला पार्ट आपको दिखाया है हाईलाइट करके, ये कुछ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। ये क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। देखिए, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो हमारा पैकेज है, ये तो एक एक्सटर्नल सोर्स है, वहाँ से ये तैयार होकर के आया है और इसके अंदर अपना इसका स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में शायद हमको तो नहीं पता है कि उसकी प्रोग्रामिंग कैसे हुई है। तो जब हम किसी और स्ट्रक्चर को हम जब आर में रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले आपको सोचना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप उस फाइल को हुबहू रीड करना चाहते हैं या उस फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है आप उसको हुबहू रीड करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो फाइल के अंदर हमारा डेटा दिया हुआ है वो हुबहू तरीके से हमको रीड होना चाहिए। तो जब ये जब ये पैकेज लिखा गया है तो उसमें से कुछ ऐसा इसका आउटकम आ रहा है। मुझे इसके अंदर के बारे में तो नहीं पता कि इस रीड एक्सेल पैकेज में उन्होंने क्या किया है, लेकिन जो उसका आउटकम आ रहा है उसकी बेसिस पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो शायद आपको ठीक से आर दिखाने में असमर्थ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटा को गलत तरीके से पढ़ रहा है, वो डेटा को 100% सही तरीके से पढ़ रहा है। जो आपने वैल्यूज़ दी हैं जिन जिन कॉलम्स में, जिन जिन रोज़ में, उसको पढ़ने में कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। बी एश्योर्ड, 100% आपको कॉन्फिडेंट रहना है और मैं आपको भी करके दिखाऊंगा भी। ये समस्या खाली आंख से देखने में आ रही है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, अगर ये समस्या आ भी रही तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है आपको? आप कभी उस डेटा को जहाँ पे आपकी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको आप देखने में कभी इंटरेस्टेड नहीं होते हो, क्योंकि आप अपना काम हाथ से नहीं करने वाले हो, आपको सॉफ्टवेयर को बताना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि ये जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं जो हमारी और आपकी समझ में अभी नहीं आ रही हैं, उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आपको जो अपने वेरिएबल्स को रीड करना है, उनके ऊपर जो ऑपरेशन करना है, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ये भी जो समस्या है वो आपको खाली स्क्रीन पे दिखाई पड़ी है, इसके जब सॉफ्टवेयर के आप अंदर जाएंगे या जब मशीन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर कोई समस्या की बात नहीं है, राइट। तो ऐसा आउटकम देख करके आपको घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आश्वस्त रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, राइट। ओके, अब हम आपको देखिए, पहले आपको हम इसी डेटा में से वेरिएबल को बाहर निकालते हैं, आपको हम उसका आउटकम स्क्रीन पे दिखाते हैं और वही चीज़ हम आपको आर कंसोल में करके दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब देखिए, इस वाली शीट में मैंने अपना ये जो भी फाइल को रीड किया है, आप ध्यान दीजिए, मैंने इसका क्या नाम दिया है, डेटा एसपी एक्सेल। हमने इस डेटा एसपी एक्सेल में से मैंने अपने वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यूज़ को बाहर निकालने की कोशिश करी। सबसे पहले कर आप ये देखिए कि ये वेरिएबल 1 की क्या वैल्यूज़ आएंगी, 1 से 5 तक की, 1 2 3 4 5, और वेरिएबल 2 की क्या वैल्यूज़ आएंगी, 10 20 30 40 50। ओके, और साथ ही में मैं आपको देखिए यहाँ पे आपको मैं इस एक अलग कलर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो यहाँ पे देखिए जब लिखा हुआ है शीट 1 तो ये इसका एक नाम भी है और ये इसका इंडेक्स भी है, हमारा पहले नंबर पे है, शीट 2 दूसरे नंबर पे है और शीट 3 हमारा तीसरे नंबर पे है। उसी के साथ में अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर अपने MS एक्सेल में आ सकते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको हमको रीनेम करने का भी ऑप्शन होता है और रीनेम करके हम इसमें से इसका नया नाम दे सकते हैं। तो यही मेरा मतलब था जब मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है कि आपके पास शीट नंबर होना चाहिए या शीट नेम होना चाहिए, वो मैं इसी शीट की बात कर रहा था, इस शीट नंबर की या शीट नेम की, राइट। ओके, अब हम देखिए यहाँ पे मैंने अपने आर कंसोल में ये वाला कमांड इस्तेमाल किया और इस कमांड में मैंने क्या किया, मैंने लिखा अपना ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, डेटा एसपी एक्सेल, और उसके बाद लगाया डॉलर, और उसके बाद में मैंने अपना वेरिएबल का नाम लिखा। अब यहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको वह नाम लिखना है जो आर ने लिखा है। ये बहुत आवश्यक है। जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और जो नाम आर ने लिखा हुआ, इसमें क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, दोनों में क्या अंतर है। आप अगर ध्यान दीजिए इस जगह पे, मैं आपको इसको लाल रंग से कर देता हूँ, वेरिएबल 1 या वेरिएबल 2। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने ऐसे ही तो लिखा हुआ है VARIABLE 1 ब्लैंक स्पेस और 1, और फिर लिखा हुआ है वेरिएबल ब्लैंक स्पेस 2। लेकिन जब आप जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आर में हमने लिखा हुआ है, आर में मैंने यहाँ पे कुछ एक अलग तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कोट लगाया हुआ है और फिर मैंने वेरिएबल ब्लैंक स्पेस 1 लिखा हुआ है, राइट। ये मैंने कोट कहाँ से लगा दिया, सवाल ये है, और मैंने कोट क्यों लगा दिया। इसका देखिए उत्तर बहुत ही सिंपल है। आप अगर जब अपने आर का यहाँ पर आउटकम देखते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने अपने ओरिजिनल फाइल में तो वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 दिया था, लेकिन जब आर ने उसको पढ़ने की कोशिश करी है तो उसने देखिए यहाँ पर इसमें सिंगल कोट लगा दिया है, राइट। ये कुछ बात उसी तरीके की है जो हमारी लाइफ में एक होता है। जस्ट ऑन अ लाइटर साइड, मैं कोर्स से एक अलग की बात आपको बताता हूँ। जैसे हमारे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माँ बाप उनका एक नाम रखते हैं, लेकिन जब वो स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के बीच में आते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्त उनका एक कोई निक नेम रख देते हैं, राइट। कोई इंसान अगर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसके ऊपर दोस्त उसका कुछ अपना नाम रख देते हैं, और यूजुअली वो नाम उन दोस्तों के बीच में बहुत पॉपुलर होता है कि कभी आप उस स्टूडेंट का नाम जो एक्चुअल नेम है, अब अगर आप उसके दोस्तों को बताइए
तो शायद वो सोचेंगे कि ये कौन है, लेकिन आप उसका अगर जो निक नेम है जो स्टूडेंट्स ने आपस में रखा हुआ है उसको बताएंगे तो वो बहुत जल्दी समझ जाता है। राइट, मैं उन नामों की बात मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो नाम बहुत अजीब अजीब से होते हैं, लेकिन वो उनके अंदर खास बात यही होती है कि वो नाम उन दोस्तों के बीच में पूरी ज़िंदगी चलते रहते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? तो जो होता है हम उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने उस दोस्त को कॉल करना है तो आपको आपके लिए क्या ज़्यादा कन्वीनियंट है, जो उसका ऑफिशियल नेम था आप उसको बताइए, या जो उसका निक नेम था आप उसको बताइए। या उसके अलावा ऐसा भी होता है कि हमारे घरों के अंदर हमारे माता पिता मेरा एक नाम रखते हैं जो मेरा ऑफिशियल नेम होता है, लेकिन घर के अंदर हम उसको कोई और नाम से भी वो लोग कॉल करते हैं। बहुत से हमारे हिंदी में पॉपुलर नेम है डब्बू, गुड्डू, भैया एसेट्रा। राइट, तो अब हमारा चूंकि आर उस एक्सेल की फाइल को उठा करके आर कंसोल में ले आया है, अर्थात इस समय आप अपने ऑफिस में नहीं बैठे हैं, आप अपने घर में आ गए हैं। तो ऑफिस में तो जो या कॉलेज में जो आपके टीचर होंगे वो आपके ऑफिशियल नेम से कॉल करेंगे, लेकिन जब आप घर के अंदर आ गए हैं तो घर के अंदर आपको आपके माँ बाप, माता पिता आपको जो भी निक नेम है उससे कॉल करेंगे, या जो उन्होंने प्यार से आपको नाम दिया हुआ है। तो अब MS एक्सेल में तो वेरिएबल नेम था वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, लेकिन अब उसको एक्सेल फाइल को आर ने अपने कंसोल में कॉल कर लिया है। तो आर कंसोल ने उसका एक नाम दे दिया और उसने क्या किया, उस नाम के उसने दोनों ओर कोट लगा दिया। तो अब जो आर उसको समझेगा वो उसी नाम को समझेगा जो उसने उसको दिया हुआ है। इसीलिए जब भी आप कभी, चाहे .txt फाइल हो, .csv फाइल हो, एक्सेल हो या किसी सॉफ्टवेयर की फाइल हो, आपको ये देखना बहुत आवश्यक है कि आर ने उसको क्या नाम दिया है और आप उसी नाम का इस्तेमाल करिए। और उसका सिंपल जो मेरे पास एक आसान तरीका ये है कि जो भी आपने इसका आउटकम देखिए, जैसे आपने जो भी आर ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मैंने डेटा SP एक्सेल बनाया, डेटा SP एक्सेल को आप आर कंसोल में टाइप करिए और जो भी वहाँ पे वेरिएबल नेम लिख करके आ रहा है आप उसको वहीं से पूरा कॉपी करके अपने आर कंसोल में पेस्ट कर लीजिए। उससे आपको गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और अलग अलग सॉफ्टवेयर में, अलग अलग फाइल्स में, चाहे वो डेटा फ्लो में या कुछ भी हो, ये आर उसको अलग अलग तरीके से नाम देता है। कहीं पे जो उनके बीच की ब्लैंक स्पेस है उसको भी वो हटा देता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया। अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब आप यहाँ पर आपने अपना जो भी यहाँ पे सिंगल कोट करके ये जो नाम दिया हुआ है वेरिएबल 1, इसका देखिए आउटकम तो सेम आ गया। आप अगर देखिए अगर यहाँ पे, तो ये जो आउटकम आया है ये आउटकम यही तो है। और उसी तरीके से अगर आप अपने दूसरे वेरिएबल को, जिसका नाम है वेरिएबल 2, उसको अगर आप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप एक काम करिए, तो सबसे पहले आप इस वेरिएबल 2 को यहाँ से कॉपी करिए जो आपका आर का आउटकम आया है, और वहाँ से कॉपी करके आप उसको डेटा SP एक्सेल जो भी ऑब्जेक्ट नेम है डॉलर, और इस वेरिएबल नेम को यहाँ पर पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। आप अगर आउटकम देखने की कोशिश करेंगे तो आउटकम में क्या खास बात आई है, इसका देखिए आउटकम क्या आया, 10, 20, 30, 40, 50, और जो आउटकम आपका यही है जो यहाँ पे दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। तो आपको मैंने ये दिखाने की कोशिश करी कि ठीक है आर उसका नाम बदल रहा है लेकिन अंदर की वैल्यूज़ नहीं बदल रही हैं। और आपका काम क्या है, आपको नाम से काम है कि नंबर से काम है? हमको तो काम उसके नंबर से है जो उसका इंटर डेटा है। तो डेटा में चूंकि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए मुझे उसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी है। ओके, उदाहरण के लिए जैसे हम आपको दिखाएं कि अगर हम मान लीजिए अपने इस पहले वेरिएबल का अगर हम मीन निकालना चाहते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, तो देखिए इसका मीन क्या आ जाएगा, मैंने लिख दिया MEAN और पैरेंथेसिस में लिख दिया इस वेरिएबल का नाम जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 डिवाइडेड बाई 5 = 3। और देखिए यही उत्तर आपको यहाँ पर आ रहा है। राइट, तो मैंने आपको छोटा सा एक उदाहरण लेकर के दिखा दिया, लेकिन मैं आपको बाकी ऑपरेशंस के लिए भी एश्योर करता हूँ कि आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। राइट,
ऐसी देखिए ये इसका आपका स्क्रीनशॉट है, पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट से दिखा दूं, फिर मैं आपको आर कंसोल में आपको करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैंने इस डेटा SPXL को रीड किया और उसके बाद में देखिए ये जो हमारा डेटा आ गया। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कुछ पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कुछ एक अलग सा आ गया है जो आपने नहीं एंटर किया था, लेकिन उसके बारे में कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे देखिए वेरिएबल 1 को कॉल किया तो देखिए इसने मुझे ये वाला डेटा दे दिया, और जब वेरिएबल 2 को कॉल किया तो इसने मुझे देखिए यही वाला डेटा दे दिया जो यहाँ पर है, और जब इसका मैंने मीन निकाला तो देखिए 3 आ गया। राइट, ओके, अब हम जरा सा आपको इसी ऑपरेशन को अपने आर कंसोल में करके दिखा देते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये जो हो रहा है इससे कोई समस्या नहीं हो रही है। राइट, चलिए अब हम आर कंसोल पे आते हैं। ओके, राइट, तो देखिए सबसे पहले मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को सेट कर लेता हूँ, और इसके बाद में मैं इसमें से अपना ये जो पैकेज है रीड एक्सेल उसको मैं लोड कर लेता हूँ। मैंने अपने कंप्यूटर में पहले से इसको एंटर किया हुआ है, तो देखिए ये आपका आ गया, और उसके बाद में ये जो आपने आर ऑब्जेक्ट बनाया है आपने इसको देखिए एंटर कर दिया। राइट, तो अब आप देखिए आपका ये क्या आ गया, डेटा EXSPEXCEL। अब आप देखिए ये आपको देखिए ऐसा आ गया। राइट, अब इसमें से अगर वेरिएबल 1 को अगर रीड करना है तो मैं काम करूँगा, सबसे आसान तरीका जिसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, इसको मैंने हाईलाइट किया, मैंने उसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैंने अपना जो भी हमारा इस डेटा ऑब्जेक्ट का नाम था डेटा SPXL इसको लिखा, और यहाँ पे लगाया डॉलर, और मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। देखिए तो देखिए ये आपका डेटा आ गया। और उसी तरीके से अगर चलिए मैं अब वेरिएबल 3 को लेता हूँ, वेरिएबल 2 तो मैंने आपको दिखाया था स्लाइड में, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे अगर मान लीजिए इस डेटा वेरिएबल 3 को वेरिएबल को कॉल करना है तो मैंने आर ऑब्जेक्ट लिखा डेटा SPXL और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और देखिए ये आपको वही डेटा आ गया। और ऐसे ही मैंने, और अगर हम इस डेटा को अलग से भी अगर हम स्टोर करना चाहें तो हमने जैसे मान लीजिए हम इसको एक नया नाम दे सकते हैं, दिस इज़ माई, जैसे ये हमारा कॉलम 1 है C1 इक्वल टू दिस, और ऐसे ही जो हमारा 3rd नंबर का कॉलम था इसका डेटा मैंने दे दिया C3। राइट, अब आप अगर देखोगे तो आपको C1 ऐसा दिखाई दे रहा है, चलिए C1, और ये देखिए आपको C3 ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये आपका, आप अगर इसको कंपेयर करोगे इस अपने आर ऑब्जेक्ट से तो देखिए वही काम है ये। राइट, अब आपको जो आपने डेटा सेट C1 C3 लिए आप इसमें से इसका मीन निकाल लीजिए, आप इसका सम निकाल लीजिए, आपने C3 का सम निकाल लिया। राइट, आपको कुछ भी निकालना है आप उसका निकाल लीजिए। राइट, आप इसमें से मीन ऑफ से है जो भी आपने कॉलम 1 लिया उसमें से हर एक एलिमेंट का आप सम करके आप उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये सब तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, और अगर आप हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो C1 स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर आप उसका सम करना चाहते हो तो सम ऑफ C1 स्क्वायर। तो देखिए ये आपको उत्तर आपको मिल गया। राइट, तो अब आपने देख लिया कि इस तरह से आपको यहाँ पर जो भी कोई एक ही अलग सा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको कुछ कंपोनेंट मिल रहे थे, लेकिन उसमें आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राइट, और अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप अपनी फ़ाइल का नाम भी आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ठीक से नहीं मिलने वाला है। राइट, जो आपने अपनी जो फाइल नेम आपने जो यहाँ पे बनाई थी, आपने देखिए यहाँ पे रीड करने के लिए देखिए ये। राइट, आप अगर इस फाइल नेम को आप अगर यहाँ पे ऐसे ही अगर आप अगर डायरेक्ट टाइप करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप जब अपने इसी फाइल को इस डेटा SPEXL से रीड कर लेते हैं और फिर आप उसी ऑब्जेक्ट को आप अगर देखने की कोशिश करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी फाइल कुछ भी थी हमको से नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब मैंने ये वाला अपना कमांड यहाँ पे लगाया read_excel, उसने
एक्सेल फाइल के अंदर जो भी कुछ कंपोनेंट से डेटा था उसने उसको यहाँ पे आर के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आर के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसके ऊपर हम अपना कोई भी आर के ऑपरेशंस को लगा सकते हैं। राइट, चलिए अब हम अपनी स्लाइड पर फिर से वापस आते हैं और आगे की बात करते हैं। अब आपको देखिए, ये आपको मैंने एक एक्सेल फाइल मैंने आपको दिखाई थी जहाँ पर मैंने वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 लिया था। और देखिए यहाँ पर जहाँ मैं आपको बिल्कुल नीचे की ओर मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1, शीट 2, शीट 3। राइट, तो ये आपने जो डेटा लिखा हुआ है ये आपका शीट नंबर 1 में है या शीट 1 में है। इसी में आप इसका अगर नाम भी बदलना चाहें, जैसे इसका नाम मैं कर दूँ शलभ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब इसी फाइल में आप अगर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे शीट नंबर 2 पे क्लिक करने जा रहा हूँ। मैंने इसमें आपको 2 शीट बनाई हुई हैं और देखिए यहाँ पर मैंने ये कुछ और भी डेटा लिया हुआ है और मैंने यहाँ पर मैंने वेरिएबल 4, वेरिएबल 5, वेरिएबल 6 मैंने लिया हुआ है। राइट, आप देखिए, और इसमें से मैंने उसको डेटा को आपका जो 1, 2, 3, 4, 5 से हटा दिया जिससे कि आप उसको पहचान सकें। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपने आर कंसोल में इसी फाइल से शीट नंबर 2 में जो मेरा डेटा है मैं उसको रीड करने की कोशिश करूँगा। राइट, तो अब आपने देखिए ध्यान दिया, मैं इसी कमांड को मैं यूज़ करने वाला हूँ जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और उसका मैंने नाम दिया है डेटा SPXL। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे किसी शीट को अगर रीड करना है तो मैं यहाँ पे शीट नंबर का इस्तेमाल करूँगा। इस कमांड का मैं देखिए यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर मैं एक डेटा ऑब्जेक्ट तैयार करता हूँ जिसका मैंने नाम दिया है डेटा SPXL 2। ये मैंने 2 क्यों दिया है? देखिए, जो आपने पहले स्लाइड में जो आपने डेटा एक्सेल को रीड किया था, ये यहाँ पे क्या था, शीट नंबर था 1। तो शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2 का डेटा एक अलग अलग आर ऑब्जेक्ट के अंदर सेव होता है। तो जितनी आपकी शीट्स होंगी आपके पास उतने ही डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगे अगर आप पूरी फाइल को रीड करना चाहते हो। तो इसीलिए मैंने अपना कमांड तो सेम रखा है लेकिन मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को बदल दिया है नाम। तो अब हम जब इसको करते हैं तो हमारा कमांड वही है, read_excel, और फाइल नेम भी हमारा सेम है और यहाँ पे मैंने कर दिया शीट नंबर 2, शीट इक्वल टू 2। तो अब आप अगर ध्यान देंगे हमारा एक्सेल फाइल में क्या लिखा हुआ था, शीट 2 ऐसे करके, लेकिन मैंने यहाँ पे कैसे दिया है, शीट इक्वल टू 2। तो जब आप यहाँ पे दे देंगे 2 तो ये भी आपका जो भी डेटा ऑब्जेक्ट आएगा उसके अंदर आप अगर ध्यान दें आपका शीट 2 का डेटा आ गया। कुछ आपको एक्स्ट्रा वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, जैसा मैंने पहले बात करी थी उसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है। और जो भी ये वाला पार्ट है जो मैं लाल रंग से दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपका डेटा है और ये आपके वेरिएबल्स हैं। राइट, और अगर फिर से देखना चाहें तो देखिए पहले कॉलम में क्या है, 6, 7, 8, 9, 10 और अगले में 110, 120, 130, 140, 150 और थर्ड कॉलम में 110, 210, 310, 410 एंड 510। और जब आप अगर अपने एक्सेल फाइल में आप इसको रीड करने की देखने की कोशिश करिए तो यही तो डेटा है आपका 6, 7, 8, 9, 10 पहले कॉलम में, 110, 120, 130, 140, 150 सेकेंड कॉलम में और 110, 210, 310, 410, 510 थर्ड कॉलम में। राइट, तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी में आप अगर इस सेकेंड नंबर जो आपने शीट का डेटा लिया है, आप अगर उसमें से अपने पहले कॉलम के वेरिएबल का डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या देना है, यहाँ पे आपका नाम दिया वेरिएबल 4, लेकिन यहाँ पर आपने उसको जो सिंगल कोट में जो आपको आर ने यहाँ पर नाम दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपने उसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया जैसे मैंने पहले किया। तो आपको देखिए यही डेटा मिल जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है 6, 7, 8, 9, 10। और उसी तरीके से जो आपका वेरिएबल 5 का डेटा है उसको निकालने के लिए आपको इसी कमांड में इस वेरिएबल का नाम देना होगा और ये देखिए आपको ये वाला डेटा आ गया। और उसी तरीके से आप थर्ड वेरिएबल का भी डेटा निकालेंगे तो ये आपका थर्ड कॉलम का डेटा आ गया। और जैसे कि हम थर्ड कॉलम का अगर हम डेटा का मीन निकालना चाहें तो आपने थर्ड कॉलम के जो भी वेरिएबल का नाम लिखा हो और उसका निकाल दिया मीन। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये आपके क्या है, ये सब क्या है, वेरिएबल नेम्स, अर्थात कि जो आपने डिफरेंट कॉलम्स को नाम दिए हैं वो आपके ये हैं। इसका मतलब क्या है, आप जरा सा हमारे जो लाल
रंग से दिखा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कॉलम में क्या था ए, यहाँ पे क्या था बी और यहाँ पे क्या था सी। तो अब आपका जो ए है वो आपका ये वाला वेरिएबल नेम हो गया, और जो आपका था बी वो आपका जो सेकंड वेरिएबल नेम है वो ये हो गया, और जो आपका है सी ये आपका थर्ड वेरिएबल नेम हो गया, राइट। तो अब तो इसको समझने में कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है, और यही देखिए आपका इसका स्क्रीनशॉट भी है। आप अगर चाहें तो आप अपने हिसाब से ट्राई करिए एक बार, बिल्कुल वही ऑपरेशन है, बस आपको खाली इतना ही करना है। पहले वाले कमांड में आपको शीट मैंने लिखा था शीट नंबर 1, अब आप कर दी शीट नंबर 2, और अगर आप इसको शीट नंबर 1 को नहीं भी लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी शीट नंबर 1 के ही डेटा को रीड करने की कोशिश करेगा, राइट। उसी तरीके से आप अगर इसमें अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कमांड देना चाहते हैं कि आपको नंबर ऑफ डेटा रोड्स को आपको लिमिट करना है, अर्थात आप ये चाहते हैं कि जो हमारा एक्सेल में कितनी भी हमारी रोज़ हों, लेकिन हमारा जो डेटा है खाली हमको मैक्सिमम 3 रो का डेटा चाहिए, और ये 3 रो हमारी ऊपर से काउंट होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है, पहले वाले कमांड में जो भी आपने इस्तेमाल किया उसमें आप एक ऑप्शन लिख दिए n_max। जब आप n_max करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप लिख देंगे 3, तो ये आपको 3 वैल्यूज़ का ही खाली डेटा रीड करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर आपको अपनी एक्सेल फाइल में किसी रेंज का अगर आपको खाली डेटा रीड करना है, जैसे हमने पहले ऑप्शन किया था, एक यूज़ किया था सबसेट, राइट। तो सबसेट में क्या करते थे, हम किसी अपने डेटा फ्रेम में से किसी पर्टिकुलर हिस्से को के डेटा को बाहर करने की कोशिश करते थे। तो उसी तरीके से आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पर, आप अगर जो भी आपका एमएस एक्सेल होता है, इसमें देखिए इसका ये जो होता है ना, आपका कॉलम का नाम होता है ABCD करके, और जो हमारी रो का नाम होता है 1 2 3 4 नंबर में। तो अगर हम मान लीजिए इस 112 वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 110, तो 110 आपका क्या हो गया, ये देखिए आपका कॉलम है इसका B है और रो क्या है 2, तो इसका हमारा एड्रेस क्या हो जाएगा B2। उसी तरीके से हमारे पास ये एक और कॉलम है, एक और रो हम लेते हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 310। इसका हमारा एड्रेस क्या होगा, ये हमारा कॉलम C में है और ये हमारा रो 4 में है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया C4, राइट। तो इसको हम C4 से भी कर सकते हैं, अर्थात रो नंबर और कॉलम नंबर की सहायता से आप इसका एड्रेस डिनोट कर सकते हैं। तो अब अगर हम आपसे कहें कि आपको खाली इन 4 वैल्यूज़ का डेटा आपको रीड करना है बस, राइट। तो उसके लिए या आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको किसी पर्टिकुलर सेल का भी खाली जो डेटा है उसको रीड करना है, तो इस तरह का सबसेट निकालने का भी हमारे पास ऑप्शन होता है। और सबसेट निकालने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो होता है रेंज, उसमें से हम देते हैं रेंज, और यहाँ पे डबल कोट्स में हम अपने जो भी जिस सेल तक का डेटा है उसको हम एक कोलन के फॉर्म में दे सकते हैं, या हमारे जो भी डेटा को रीड करने के बाकी फॉर्मेट होते हैं हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और उसी तरीके से हमारे पास अगर हम रेंज भी दे रहे हैं, इसका हमारा फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट हमारा ऐसी तो है R1 मतलब कि रो 1, R का मतलब और C का मतलब होता है कॉलम, तो कॉलम 2, राइट। तो इसी तरह का इसको हम बोलते हैं रो कॉलम रोटेशन। और जैसे अगर मैंने लिखा है R2 C3, तो इसका मतलब है कि जो भी हमारी सेल्स सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, राइट। तो उसमें से आप कोई भी किसी सेल तक का भी आप जो भी डेटा है आप उसको रीड कर सकते हो, इसका भी आपके पास ऑप्शन है। तो जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर n_max को यूज़ किया है, n_max = 3, और जो मैंने अपना अभी डेटा मैंने लिया हुआ है उसकी जो शीट नंबर 1 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए कमांड यूज़ किया read_excel और उसी फाइल का नाम दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे शीट नंबर कोई नहीं दिया हुआ है, तो अर्थात जो हमारी पहली शीट थी वहाँ का डेटा आ जाएगा। तो मैंने कर दिया यहाँ पे n_max = 3, अर्थात ये हमारी SPEXCEL.XLSX फाइल की खाली जो पहली 3 रोज़ हैं उसकी बात करेगा, क्योंकि हमारे इस फाइल में हमारे पास देखिए कितनी रोज़ है, हमारे पास 5 रोज़ हैं। देखिए ये हमारा हो गया शीट नंबर 1, राइट। लेकिन इसने मुझे खाली बस फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो 3 डेटा सेट की रो है वहाँ का डेटा दिया है। सावधान आपको ये रहना है कि मैं यहाँ पे हेडर को काउंट नहीं कर रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा
ये वाला डेटा जो मैंने हाईलाइट किया है, ये देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राइट, आप इसका अगर आउटकम अगर देखिए अगर, तो यही तो आउटकम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यही तो इसका सबसेट है, रो नंबर 1 2 3। राइट, ओके, अब हम आगे आते हैं। यस, और देखिए ये इसी का स्क्रीनशॉट है, आप अगर ध्यान दीजिए तो देखिए यहाँ पे बस कुछ ये जो वैल्यूज़ हमारी हैं ये कुछ एक अलग सी आ गई हैं जो हम इनको समझना हमारे लिए कठिन है, लेकिन बाकी जो हमारा डेटा देखिए यही है। इसने मुझे 1 2 3 ये जो है इसने हमको मैक्सिमम 3 रो का ही डेटा दिया हुआ है। हाँ, अब अगर आपने कभी ऐसा किया कि आपने दे दिया n_max इज इक्वल टू सपोज 20, अर्थात कि इसमें से मैक्सिमम 20 रो होनी चाहिए, और अगर आपके डेटा सेट में जो आपकी एक्सेल फाइल है उसमें खाली सपोज अगर 15 रोज़ अगर हैं, तो इसमें से फिर ये तो कमांड आपका वहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको जो मैक्सिमम आपके उसमें 15 रोज़ हैं और आपने 20 रोज़ की डिमांड करी है, तो वो आपको 15 रोज़ तो के देगा, लेकिन 16 से लेकिन 20 तक की जो रोज़ है उसको वो कहाँ से लाएगा? उसके पास डेटा ही नहीं है। ओके, इसलिए इसके बारे में आपको सावधान रहना है। ओके, ऐसे ही देखिए मैं आपको यहाँ पर शीट 1 और शीट 2 से मैं जो पर्टिकुलर सेल का डेटा है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करने की बात करता हूँ, और उसका मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है। बहुत आसान है, आप इसी कमांड को ज़रा सा एक बार अपने आप से आर कंसोल में टाइप करके देखिए, आपको यही आउटकम मिलेगा। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि मैं आपको समझाऊँ कि ये कहाँ से हो रहा है। ओके, आप अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो देखिए आपने यहाँ पे जो वही कमांड है उसको यूज़ किया है, फाइल नेम वही यूज़ किया है SPEXCEL, और इसके बाद में आपने यहाँ पे दे दिया है रेंज, राइट, A22 B3, और आपने यहाँ पे दे दिया है शीट नंबर 1, और आप देखेंगे कि A2 से लेकर के B3 में आपका जो भी डेटा है वो देखिए यहाँ पर आ गया। और आप इसी कमांड को अगर शीट नंबर 2 में आप अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर दिए शीट नंबर 2, और शीट नंबर 2 में भी अगर आपको A2 से B3 तक का डेटा अगर है तो ये देखिए यहाँ पर उसने आपको दे दिया, देखिए ये। तो अब आपने देखा कि जैसे कि MS एक्सेल से जो हमारी फाइल आती है उसके अंदर हम कैसे डिफरेंट शीट्स का जो डेटा है, भिन्न भिन्न हमारी शीट्स दी हैं उसके डेटा को हम रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद में उसमें से हम किस वेरिएबल के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर हमको जिस तरह के भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करने हैं, हम उसको वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। आपने उस एक्सेल शीट में कॉलम चाहे का डेटा निकालना हो या किसी सेक्शन का डेटा निकालना हो, किसी सेल का डेटा निकालना हो, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये तो था MS एक्सेल के बारे में। अब उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, और जो हमारे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन और स्टैटिस्टिक्स के जो हमारे एनालिसिस होती है, कंप्यूटेशन होते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो अब जिस तरह से लोगों की आवश्यकता होती है वो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर अपने फॉर्मेट में उनके डेटा को सेव करता है। अब हमारे पास क्या काम है? हमारा काम यह है कि इससे पहले किसी ने कोई डेटा को उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काम करके उसके फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ है, और अब हम उसी डेटा को आर में ला करके उसके ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं। तो यही काम तो हमने अभी तक किया हुआ है, लेकिन अब हम किसी खास तरीके के सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहें कि आपके पास SPSS है। SPSS एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने का सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे ही हमारे पास एक और डेटा होता है, जैसे मिनीटैब का डेटा होता है, राइट, मैटलैब का डेटा होता है, एसेट्रा इत्यादि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब सारे सॉफ्टवेयर के बारे में तो यहाँ पे व्याख्यान देना बहुत कठिन काम है, लेकिन मैंने आपको अब इतना बता दिया है कि इसकी बेसिस पे आप अगर आगे का कोई भी पैकेज की फ़ाइल को आप अगर रीड करना चाहते हैं और उसके ऊपर भिन्न भिन्न तरीके के ऑपरेशन करना चाहते हैं, वो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। सिर्फ आपको मालूम क्या होना चाहिए कि कौन सा पैकेज है। तो कुछ पैकेज तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन सारे पैकेज को भी यहाँ पर बताना बहुत कठिन काम है मेरे लिए, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है।
ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक पैकेज का नाम बता रहा हूँ जो हमारे डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर्स का जो आउटकम होता है, उनकी फाइल्स को कभी अगर आपको भविष्य में आवश्यकता पड़ती है और आप उनको अगर अपने आर में रीड करना चाहते हैं, तो आप उस पैकेज की सहायता से आप उन फाइल्स को रीड कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और भी हमारे पास पैकेज डेवलप हो जाएं। जो पैकेज मैंने आज आपको बताए हैं वो बाद में कुछ बदल भी जाएं। तो आज की तारीख में जो काम कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में आप खुद ही आप इतना समर्थ हो जाओगे कि आपको हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप कोई भी पैकेज को खुद से समझ सकते हो, ढूंढ सकते हो और उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम आपको, जैसे उदाहरण के लिए आपको SPSS सॉफ्टवेयर का जो डेटा फाइल है हम उसकी बात करते हैं। तो इसको रीड करने के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है फॉरेन, FOREIGN। राइट, फॉरेन पैकेज का मतलब यही है कि जो पैकेज हमारे एक अलग तरीके के हैं, राइट, वो उसकी बात, तो एक पैकेज के अंदर इस जो भिन्न भिन्न तरीके के जो पैकेजेस हैं उनको एक साथ मर्ज कर दिया गया है। तो इस फॉरेन पैकेज का इस्तेमाल करके आप SPSS सॉफ्टवेयर की जो डेटा फाइल है आप उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रीड करने का कमांड है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कमांड क्या हो जाएगा? read.spss, और पैरेंथेसिस में आप उसके अंदर फाइल या जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं आप उसको देख सकते हैं। और इसमें से SPSS में जो भी आपकी फ़ाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .sav। राइट, तो आप अगर किसी SPSS की फ़ाइल को आप अगर रीड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस फॉरेन पैकेज को आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके लिए आपको कमांड यूज़ करना है install.packages। उसके बाद में आप लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए आप उसको अपने आर कंसोल में लोड कर लीजिए और फिर read.spss करके और डबल कोट्स में आप उस फाइल का नाम जब आप देंगे तो ये आपकी फ़ाइल आर कंसोल में रीड हो जाएगी। और इसको भी आप, जैसे आपने एक्सेल में, टेक्स्ट में, CSV में आपने इसको एज एन ऑब्जेक्ट एक आर के ऑब्जेक्ट की तरह सेव किया है, आप उसको यहाँ पे एक नाम दे करके सेव भी कर सकते हो। और जब आप इसको सेव कर लोगे फिर उसके बाद इस फाइल को खोलने के लिए आपको SPSS सॉफ्टवेयर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा डेटा स्टोर था वो आपका इस डेटा नाम के आर ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा और उसके बाद में आपको इस फाइल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी, डेटा था, ये आपका इस डेटा नाम के आर ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा और वहाँ से आप इसके ऊपर अपने सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास, आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है और जो वेबसाइट के में हमको डायरेक्ट किसी टेबुलर फॉर्मेट में दिया होता है, तो उस तरह की फाइल को हम बोलते हैं HTML डेटा फाइल। तो HTML डेटा की फ़ाइल को रीड करने के लिए हमारे पास एक अलग पैकेज होता है, उसको हम बोलते हैं XML। ये हमारा अपर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है, कैपिटल X, कैपिटल M, कैपिटल L। और इस पैकेज की सहायता से हम इस अपने टेबल को हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसका कमांड आप ध्यान दीजिए, इसका कमांड है रीड HTML टेबल, लेकिन इसमें से जो रीड है ये आपका लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में है, HTML है ये आपका कैपिटल लेटर्स में अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है टेबल, इसमें इसका टेबल का T कैपिटल है। ओके, तो इस तरह की डेटा फाइल को रीड करने के लिए सबसे पहले आप install.packages को इस्तेमाल करते हुए इस पैकेज को इंस्टॉल कर लिए XML, फिर उसको आप लाइब्रेरी फंक्शन से आप इसको अपलोड कर लीजिए और देन फिर आप रीड HTML टेबल और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में आप इसका फाइल नेम क्लिक कर दीजिए, तो आपका ये डेटा रीड हो जाएगा और इस डेटा को आप इस एक नए आर ऑब्जेक्ट जिसका मैंने नाम दिया है DATA डेटा, इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। और उसी तरीके से हमारे पास ये जो फॉरेन पैकेज होता है, फॉरेन पैकेज के अंदर हमारे पास कुछ और तरीके की भी जो डेटा फाइल्स हैं हम उनको रीड कर सकते हैं। जैसे हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है ऑक्टेव और एक होता है मैटलैब, उसकी डेटा को भी रीड कर सकते हैं। उसका हमारा कमांड होता है read.octave। उसी तरह से हमारा एक स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर होता है SysStat, तो SysStat की भी फाइल को हम read.sysStat कमांड से रीड कर सकते हैं। ऐसे हमारा एक और स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर होता है SAS, तो वहाँ की फ़ाइल को अगर मुझे रीड करना है तो read.export XPORT करके हम इसको रीड कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे स्टैटिस्टिक्स का एक और पॉपुलर सॉफ्टवेयर है STATA, STATA। उसके भी डेटा फाइल को अगर मुझको
आर में अगर रीड करना है तो हमारे पास कमांड होता है read.dta, और इसके या पैरेंथेसिस में सभी में आपको डबल कोट्स में उसका फ़ाइल का नाम देना है। और अगर आपने फाइल्स को अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में रखा हुआ है तो आपको पाथ देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं रखा है, कहीं और रखा हुआ है, तो उसमें आपको फाइल नेम के साथ में उसका पाथ भी देना चाहिए। राइट, सो ओके, अब हम इस लेक्चर में रुकते हैं। और आपने देखा कि इस लेक्चर में और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको भिन्न तरीके की जो फाइल्स होती हैं उनको हम आर में कैसे रीड करेंगे उसके बारे में बात करी। वैसे तो बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर और बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जिसमें हमारा डेटा अवेलेबल होता है, लेकिन हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर जो हमारे फॉर्मेट्स होते हैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करी है जो कॉमनली अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी फॉर्मेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें फिक्स विथ फॉर्मेट, ये हमारा फॉर्मेट ऐसा है जिसमें हमारे कंट्री का जो सर्वे होता है उसका डेटा स्टोर किया जाता है। उसका हमारा कमांड होता है read.fwf, राइट। लेकिन अब सारे कमांड्स को यहाँ पर आपको बताना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ चुकी है कि अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल आती है तो आप ये ढूंढ सकते हैं कि क्या उस फाइल को हम आर में डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। उसके लिए हो सकता है कि आपको एक पैकेज की आवश्यकता पड़े, आप उस पैकेज को भी ढूंढ सकते हैं, राइट। तो अब मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी जो भी एक छोटी सी एक्सेल फाइल को लीजिए, उसके अंदर डिफरेंट शीट्स क्रिएट करिए, शीट को रखिए, शीट का नाम दीजिए, और जो मैंने कमांड्स आज आपको समझाए हैं आप उनको उसके ऊपर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए और आंख से उसको मेल करिए कि जो हमारा सॉफ्टवेयर का आउटकम आ रहा है और जो मैं अपने हाथ से करना चाहता हूँ, क्या दोनों का आउटकम एक ही है। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, प्रैक्टिस होगी और आप और अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले टर्न पर एक नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलने आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।